An anti-fan of Vihan episode 125 story audiobook। एक लड़की अपने हाथ में एक रेड रोज का बुक के लिए खड़ी थी। ठंडी ठंडी हवाओं में उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उस लड़की के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो अपने सामने से आ रहे लड़के को देख रही थी, जिसका चेहरा धुंधला सा था। ब्लैक हुडी में वो लड़का दूर से ही हैंडसम लग रहा था। धीरे धीरे वो लड़का उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था। उस लड़की का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक से वो लड़का आगे बढ़ा और उस लड़की के होठों पर अपने होठ रख दिए। उस लड़के की इस करकट से उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अभी कुछ समझ पाती उसके पहले ही उस लड़के के उसे पास के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। नहीं नहीं, बचाओ मुझे, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज मुझे बचाओ। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। नौटंकी करना बंद करो, सिर्फ एक गिलास पानी से तुम डूब नहीं जाओगी। एक लड़की के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसके साथ ही उस लड़की का सपना टूट गया और वो अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखने लगी। क्या फिर से ये सिर्फ एक सपना था? उस लड़की ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। सामने खड़ी लड़की ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने अपने हाथ में पके गिलास को टेबल पर रखा और एक एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोली, हे तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? क्या तुमने इस बार उसका चेहरा देखा क्या? बताओ मुझे। नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसके वही ब्लैक हुडी पहनी थी, पर इस बार। कहते हुए वो रुक गई। पर इस बार क्या? क्या उसने तुम्हें किस? बताओ बताओ मुझे। वो लड़की उसे छेड़ते हुए बोली। हे माही, तुम छुओ क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? कहीं मेरा अंदाजा सही तो नहीं? माही ने जब उसकी बात सुनी तो एक बार फिर वो किसी मूवी के सीन की तरह उसकी आंखों के सामने दौड़ गई, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे इस तरह से ब्लश करता देख उस लड़की ने वापस से उसे छेड़ते हुए कहा, क्या तुम शर्मा रही हो? मतलब मैं सही थी, उसने पक्का तुम्हें किस किया? हाउ रोमांटिक। काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई होता जो मुझे ऐसे किश करता। माही ने जब उसकी बात सुनी तो जैसे अपने होश में आई। उसने एक नज़र अपने सामने खुशी से चहकती हुई उस लड़की को देखा और ना में अपना सर हिला दिया, जैसे वो कहना चाहती थी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वो बेड से खड़ी हुई और अपने सामने खड़ी उस लड़की के सर ऊपर एक चपत लगते हुए बोली, पागल मत बनो, वो सिर्फ एक सपना था, समझी? तो ज्यादा ख्याली पुलाव पकने की जरूरत नहीं है। आज मेरा इंटरव्यू है, मैं लेट नहीं होना चाहती, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, देखना वो जल्द ही तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। मेरी सिक्स्थ सेंस कभी गलत नहीं हो सकती, मैं हमेशा सही होती हूँ, मैं निशा दी ग्रेट हूँ। वो लड़की अभी बोल ही रही थी कि कोई चीज उड़ती हुई उसके चेहरे पर आकर गिरी। आह, मुझे मारना चाहती हो क्या? निशा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो सच ने मरूंगी। जॉब पर जाने से पहले मेरा ब्रेकफास्ट रख कर जाना, माही ने बाथरूम से ही चिल्लाकर कहा। ओफो, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, निशा ने कहा और उस कमरे से बाहर चली गई। वो एक 2 भक्के फ्लैट था। निशा और माही बचपन के दोस्त थे। निशा अपनी जॉब की वजह से यही रहती थी, जबकि माही के पेरेंट्स की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से उसके छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी उस पर थी। पिछले 3 साल से अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब करके वो अपने भाई के स्कूल की फीस भर रही थी। छोटा क्रिस अपनी बहन माही के साथ निशा के उस फ्लैट में ही रहता था। निशा एक एंटरटेनमेंट कंपनी में एक मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उसके अंडर कोई बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं था, फिर भी उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। माही के बुरे वक्त में निशा ने उसे हमेशा सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो और उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब की तलाश में थी। माही ने आज एक वाइट शर्ट के साथ ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी। हाई पोनी में बंधे हुए बाल, चेहरे पर हल्के मेकअप के साथ है वो काफी सुंदर लग रही थी। माही तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा कि टेबल पर निशा ने उसका ब्रेकफास्ट बनाकर रख दिया था, जिसे देखकर माही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर की ओर बढ़ गई। बिल्डिंग के बाहर पहले से ही टैक्सी खड़ी हुई थी। माही उस टैक्सी से अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर बाद वो एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। शूटिंग स्टार एंटरटेनमेंट के बाहर खड़ी माही उस कंपनी को अच्छे से देख रही थी। ये उसकी ड्रीम जॉब थी जो वो हमेशा से करना चाहती थी, और उसकी सिर्फ एक वजह थी, लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला वो चेहरा, युवराज रॉय। माही युवराज की बहुत बड़ी फैन थी और युवराज भी इसी एंटरटेनमेंट कंपनी का आर्टिस्ट था। अगर उसे जॉब मिल गई तो फिर शायद वो उसे रोज देख पाएगी, यही सोचकर वो मन ही मन खुश हुए जा रही थी। माही ने अपने कदम एंट्रेंस गेट की ओर बढ़ा दिए और आगे बढ़ गई। 2 घंटे बाद लगभग सबका इंटरव्यू हो चुका था। माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जो साफ बयां कर रही थी कि उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। माही अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कंपनी के एंट्रेंस गेट तक पहुंची थी कि तभी उसकी नजर बॉडीगार्ड के बीच से गुजरते हुए युवराज पर पड़ी। युवराज एक बहुत ही हैंडसम एक्टर था। 30 साल की उम्र में ही उसने हर दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। अपने सपनों के राजकुमार को इतने करीब से देख माही जैसे सांस लेना ही भूल चुकी थी। बिना कोई परवाह के उसके कदम अपने आप ही युवराज की ओर बढ़ गए थे। तभी उसने देखा कि वो कार में बैठकर वहां से लगभग निकलने ही वाला है।
ये देख माही ने अपने कदम तेजी से उस ओर बढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन अभी वो उस तक पहुंचती उसके पहले ही अपने सामने से आ रहे इंसान से वो तेजी से टकरा गई। माही खुद को संभाल नहीं पाए और उस इंसान के ऊपर ही गिर पड़ी। अगले ही पल माही के होंठ उस इंसान के होठों पर थे। माही हैरान थी, ये अचानक से उसके साथ क्या हो गया। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही उस इंसान ने उसे झटक दिया और खड़े होते हुए गुस्से से बोला, हे लड़की, पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या कर रही थी मेरे साथ? लेकिन माही ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो बस हैरानी से अपने आप को देख रही थी जिसे बड़ी बेरहमी से पानी से भरे उस गड्ढे में फेंक दिया गया था। माही की वाइट शर्ट मिट्टी और पानी लगने की वजह से बुरी तरह खराब हो चुकी थी। अपने इंटरव्यू के लिए उसने वो बस कल ही खरीदी थी, लेकिन आज वो बुरी तरह खराब हो चुकी थी। अब माही को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में खड़ी हुई और कुछ कहने ही वाली थी कि अपने सामने खड़े विहान को देख उसके शब्द मुंह में ही रह गए। माथे पर बिखरे बाल, गोरा रंग, ग्रे आंखें, पतले होंठ और शार्प जो लाइन के साथ वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए माही सब कुछ भूलकर उसके सुंदर चेहरे में खो गई थी। विहान ने जब माही को खुद को ऐसे घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा और उसके माथे पर हल्के से टेप करते हुए बोला, किस गर्ल, क्या तुम मेरी फैन हो? क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए या फिर मेरे साथ एक सेल्फी? तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम मेरी फैन हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। विहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। माही ने जब उसकी बात सुनी तो जैसे अपने होश में आई। हे, ये मैं क्या कर रही थी? मैं इसे ऐसे क्यों देख रही थी? माही, तू सच में पागल है। तू इसकी एंटी फैन होकर उसे ऐसे कैसे देख सकती है? देखो किस गर्ल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर तुम्हें सेल्फी चाहिए तो जल्दी से कहो वरना मैं जा रहा हूँ। विहान ने जब देखा कि माही कुछ नहीं बोल रही तो उसने एक और बार उसे होश में लाते हुए कहा। माही ने जब उसकी बात सुनी तो उसे अभी अभी हुई किसके बारे में ध्यान आया। इस बारे में सोचते ही उसने गुस्से से विहान को देखा और बोली, मुझे कोई सेल्फी नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। और मैं कोई फैन नहीं हूँ, मैं तो एंटी फैन। माही अपनी ही धुन में बोले जा रही थी कि तभी अचानक से उसे ख्याल आया कि वो क्या बोल रही थी। भले ही वो उसकी एंटी फैन थी या चाहे अभी जो भी हुआ हो वो उसे ये कैसे बता सकती थी। आखिर था तो वो एक सुपरस्टार जिसके लाखों करोड़ों फैंस थे। अगर उन्हें पता चला कि माही एंटी फैन में से एक है तो शायद ही वो जिंदा घर वापस जा पाती। माही ने अपने सर पर जोर से चपत लगाए और मासूम सी शकल बनाकर विहान को देखा जो उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं गलती से गिर गई थी। माही अपनी लड़खड़ती जुबान से बोल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वही विहान ने जब उसकी बात सुनी तो बस हल्के से मुस्कुरा दिया और 2 कदम आगे आकर उसकी आंखों में देख के बोला, ओह, तो तुम मेरी एंटी फैन हो? मुझे नहीं पता था कि मेरे एंटी फैन भी मुझे किस करने के लिए इतने बताव है। विहान को खुद के इतना करीब देख के माही की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से चल रही थी। विहान भी उसे आसानी से सुन सकता था। वो एक बार फिर उसकी ग्रे आंखों में खो गई थी, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो जैसे उसे होश आया। क्या ऐसा नहीं है? मैं तो सिर्फ। माही अभी आगे कुछ कहती उसके पहले ही विहान ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर लिया और मुस्कुराकर बोला, अब खुश? माही बस हैरान सी उसे देख रही थी। वो जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। वो उसे कुछ कहती उसके पहले ही बहुत सारे लोगों ने विहान को घेर लिया था। उन सब ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। उन सब के बीच में से ग्रे शूट पहले हुए एक आदमी भागता हुआ विहान के पास आया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम सब नाकारा हो, किसी काम के नहीं। विहान ने एक नज़र उन सबको देखा और फिर माही की ओर देखा, ब्लिंक करके चला गया। वो आदमी बस हैरानी से उसे देखता रह गया। क्या वो ये आदमी नहीं था जिसे बाइक राइड करके कंपनी आना था? आखिर इतनी ट्रैफिक में एक कार के साथ वो उनसे पहले कैसे पहुंच सकता था? वही माही बस हैरानी से उसे देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विहान इतना फ्लर्ट होगा। वो अभी भी हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी थी। वो विहान को तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। क्या तूने उसे किस कर लिया? देखा, आज है तुमने सपना देखा और आज है तुम्हारी रियल फर्स्ट किस भी हो गई। बकवास बंद करो, मैंने उसे किस नहीं किया, मैं बस अपनी हिल की वजह से गिर गई। ये बस एक एक्सीडेंट था। और वैसे भी मैं उसकी एंटी फैन हूँ और वो सच में एक नंबर का फ्लर्ट है। ये जानने के बाद भी कि मैं उसकी एंटी फैन हूँ उसने मेरा फायदा उठाया और मुझे किस कर लिया। मन तो कर रहा है उसका मुंह तोड़ दूँ। माही ने गुस्से से अपनी मुठियां भिजते हुए कहा। क्या कर डब्ल्यू हा? विहान मलिक ने तुझे किस बैक किया? निशा ये सुन के लगभग पागल होने वाली थी। नहीं, उसने तो फहद पर। कहते हुए माही के सामने वापस फिर से किसी मूवी की तरह चल दिया जब विहान ने उसके फहद पर किस किया था। हाउ रोमांटिक। फहद पर किस? तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि उसने तुझे किस किया। हाय, अगर मुझे किया होता तो मैं तो उसके प्यार में पागल हो जाती। वैसे भी वो युवराज से कहीं ज्यादा हैंडसम और यंग है। मुझे समझ नहीं आता तू उसकी एंटी फैन है ही क्यों?
शट अप, बस बहुत हुआ, मुझे अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है। तुम्हारा लंच टाइम खत्म हो गया है, तुम्हें वापस काम पर जाना चाहिए, मैं घर जा रही हूँ। और आखिरी बात, वो बदतमीज है, उसने मेरा फायदा उठाया, मैं हमेशा उसकी एंटी फैन ही रहूंगी। बाय। अपने आखिरी शब्दों के साथ माही अपनी जगह से खड़ी हुई और वहां से चली गई। निशा बस लाचारी से उसे जाते हुए देखती रही। ये लड़की सच में पूरी लाइफ युवराज रॉय के ख्वाबों में सिंगल ही मरेगी। निशा ने मन ही मन कहा और वो भी अपनी जॉब पर चली गई। वहीं दूसरी तरह शूटिंग स्टार एंटरटेनमेंट के स्टूडियो में फोटो शूट चल रहा था। क्लिक क्लिक, थोड़ा राइट, स्माइल, लेफ्ट पोज। कमरे में सिर्फ कैमरामैन की आवाज आ रही थी। अरे बस अब लास्ट, तुम काउच पर बैठ जाओ। विहान ने अपना आखिरी पोज दिया और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, अब बस इतना काफी है तुम्हारे लिए। मैं थक चुका हूँ, बाय। अरे पर मेरी बात सुनो। वो लड़का आगे की बात कहता उसके पहले ही विहान वहां से चेंजिंग रूम की तरफ जा चुका था। थोड़ी देर बाद विहान कंपनी में ही बने अपने प्राइवेट रूम के कोच पर बैठा हुआ था और अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए देख रहा था। क्या मतलब कि तुमने अभी तक मेरे पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं लिया? तुम सच में नाकारा हो राजीव आहूजा। अगर तुम मेरे मैनेजर नहीं होते तो मैं तुम्हें जॉब से ही निकाल देता। विहान ने उस आदमी को देख चिढ़कर कहा। हाँ, जैसे तुम्हारे लिए मैनेजर ढूंढना मेरा काम है। क्या मुझे तुम्हारे पीछे भागने से फुर्सत मिलती है जो मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट का इंटरव्यू भी लूँ? राजीव ने लगभग चिढ़ते हुए कहा। विहान बस उसे घूर रहा था। उसे ऐसे खुद को घूरते देख आखिर में राजीव ने एक गहरी सांस ली और उसे देखते हुए कहा, ठीक है, ये मेरा काम हो क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेबी सिस्टर नहीं बनना चाहता। सुनो, आज ही कंपनी में कुछ नए आर्टिस्ट के मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुए हैं, क्या उनमें से किसी एक को तुम अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहोगे? राजीव ने विहान को देखते हुए कहा। विहान ने जब उसकी बात सुनी तो उसे घूरते हुए बोला, तुम अपने काम से भागना चाहते हो? नहीं, पर अभी मेरे पास सच में वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढूं। प्लीज मान जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। राजीव ने लगभग लाचारी से कहा। विहान ने जब उसकी बात सुनी तो एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, उनके रिज्यूमे मुझे सेंड कर दो, मैं देख के बताता हूँ। वैसे भी अभी ये फ्री हूँ, शाम को मुझे शूटिंग पर जाना है। राजीव ने जब उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मैं अभी सेंड करता हूँ, राजीव ने कहा और अगले ही मिनट विहान का फोन वाइब्रेट हुआ। विहान ने जब उसकी स्पीड देखी तो बस हैरानी से उसे देखता रह गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है, विहान ने राजीव को देख मुंह फुलाते हुए कहा। इस वक्त वो काफी क्यूट लग रहा था। राजीव ने जब उसकी शक्ल देखी तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। मैं तुम्हारा पर्सनल मैनेजर हूँ, तुम्हें लगता है कि तुमसे कभी मेरा पीछा छूट सकता है? खास तब तक जब तक तुम इस करियर से बोर होकर रिजाइन नहीं कर लेते, राजीव ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, विहान ने कहा। राजीव के सेंड किए हुए रिज्यूमे को देखने लगा। वो एक के बाद एक 10 लोगों को रिजेक्ट कर चुका था। राजीव बस हैरानी से उसे देख रहा था। क्या तुम सच में मुझे परेशान कर करके पागल बनाना चाहते हो? राजीव ने लाचारी से उसे देखते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसे वैसे किसी को भी अपना असिस्टेंट बना लूं? ये सब बेकार है, ये देखो यह आदमी बूढ़ा हो चुका है, ये मेरा ख्याल कैसे रखेगा? और इसे देखो, इसकी खुद की शक्ल कितनी बेकार है, मैं इस शक्ल को रोज रोज नहीं देख सकता। और इस लड़की को देखो, देखने से हिस्सा को लगती है, मैं खुद को इसके हवाले कैसे कर सकता हूँ? इनमें से कोई मेरे असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है। विहान ने अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहा और अपना सर सोफे पर टिका दिया। राजीव बस हैरान सा उसे देख रहा था। उसके एक्सक्यूज सुनकर उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सर पीट दे, क्योंकि इस लड़के को तो वो नहीं पीट सकता था ना टीयर्स ऑफ जॉय। ये आदमी सिर्फ 31 का है, तुम्हें कहाँ से बुरा दिखता है? और ये लड़की कहाँ से साइको है? तुम क्या चाहते हो कि मैं अब किसी सुपर मॉडल से रिक्वेस्ट करूं कि तुम्हारा ख्याल रखे? राजीव ने चिढ़ते हुए कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने फैंस से रिक्वेस्ट करो कि तुम्हारे लिए कोई असिस्टेंट ढूंढ दे, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है अब। राजीव ने विहान को घूरते हुए कहा। विहान ने जब उसकी बात सुनी तो अचानक उसके सामने कुछ देर पहले का सीन चलने लगा जब वो माही से टकराया था। मुझे कोई सेल्फी नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, मैं तुम्हारी फैन नहीं, मैं तो एंटी फैन। माही की बातें याद करके अचानक है विहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या कहा तुमने, फैन? विहान ने राजीव को देखते हुए अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। देखो, मैं सीरियस नहीं था जब मैं ये कह रहा था, भूल जाओ, मैं खुद ही तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढ दूंगा, राजीव ने हार मानते हुए कहा। नहीं, मुझे बताओ, क्या आज इंटरव्यू देने आने वाले सारे लोग हैं इसमें जो तुमने मुझे भेजा? विहान ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, सभी है, राजीव ने असमंजस में उसे देखते हुए कहा। विहान ने जल्दी राजीव से उसका फोन लिया और उन रिज्यूमे में कुछ ढूंढने लगा।
अचानक है एक रिज्यूमे पर आकर उसके हाथ रुक गए, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माही रावत, विहान ने धीरे से कहा और अपना फोन राजीव की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं इसे फाइनल करता हूँ, मुझे कल ही ये अपनी ड्यूटी पर चाहिए, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं चलता हूँ, मुझे शूटिंग लोकेशन पर पहुंचना है, कहते हुए विहान जा चुका था। विहान के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी वहां से निकल चुके थे। राजीव बस हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। राजीव ने एक नज़र अपने फोन की डिस्प्ले को देखा जिस पर माही का रिज्यूमे था। राजीव ने एक गहरी सांस ली और उस रिज्यूमे को देखते हुए कहा, ऑल द बेस्ट लिटिल गर्ल। वही दूसरी तरफ माही अब तक घर पहुंच चुकी थी, पर आज जो भी हुआ था उसके साथ वो बात वो भूल ही नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी विहान की किस उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। विहान मलिक सच में पागल है, वो उसे ऐसे किस कैसे कर सकता था। माही मन ही मन सोच रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन रिंग हुआ। माही ने अपने फोन पर किसी अनजान नंबर को फ्लैश होते देखा तो उसे कुछ हैरानी हुई, ये अभी मुझे कौन फोन कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा। आखिर में कुछ सेकंड की रिंग के बाद उसने कॉल उठा ही लिया, पर सामने वाले इंसान की बात सुन जैसे उसके होश ही उड़ गए। उसके हाथ से फोन लगभग गिरते गिरते बचा। माही ने जल्दी से कॉल कट किया और घर से बाहर की ओर भागी। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा था कि वो अभी भी उन गंदे कपड़ों में ही थी। कुछ ही देर में माही हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल वार्ड के बाहर परेशानी से घूम रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी और डर के भाव थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। माही ने जब उन्हें देखा तो जल्दी से उनके पास आकर बोली, क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके बाएं पैर में गहरी चोट आई है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना हो सकता है कि वो चल ना पाए। डॉक्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर का जवाब सुन के माही के रुके हुए आंसू भी उसकी आंखों से बह गए। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? माही ने नम आंखों से डॉक्टर को देखते हुए कहा। 10 लाख। जितनी जल्दी आप पैसे जमा कर देंगी हम ऑपरेशन कर देंगे, पर ज्यादा देरी पेशेंट के लिए ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। वही माही की हालत ऐसी थी जैसे उसके ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया था। अभी तो उसे जॉब भी नहीं मिली थी, 10 लाख का इंतजाम वो कैसे करती? पर आखिर में उसे ये करना ही था, वो अपने भाई को नहीं खो सकती थी। माही ने धीरे से वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर की ओर बढ़ गई। बेड पर लगभग 10 साल का एक लड़का लेटा हुआ था, उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। दीदी, आप आ गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बेड पर लेटे लड़के ने जब माही को देखा तो कराहते हुए बोला। माही ने जब उसकी बात सुनी तो जल्दी से उसके पास आई और लगभग डांटते हुए बोली, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते थे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जब उसे पता चला कि उसके भाई क्रिस का एक्सीडेंट हो गया हो तो वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से तुम गुस्सा कर रही हो, दैट्स नॉट फेयर। क्रिस ने मुंह फुलाते हुए कहा। वो इस वक्त काफी क्यूट लग रहा था। माही ने जब उसकी बचकानी शिकायत सुनी तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। बस अब ये क्यूट सी शकल बनाकर तुम हमेशा बच नहीं सकते, अगर दोबारा ऐसी लापरवाही की तो खूब पिटोगे तुम। माही ने उसके बालों के सहलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर क्रिस का मुंह बन गया। माही भी उसे देख मुस्कुरा दी। तभी एक बार फिर उसका फोन रिंग किया। माही के चेहरे पर मुस्कान देख के क्रिस ने सांवलिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आप इतनी खुश क्यों लग रही हो दी? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जॉब लग गई है और मैं कल से ज्वाइन करने वाली हूँ। माही ने खुशी से चहकते हुए कहा, पर अगले ही पल जैसे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पर अगर मैं जॉब पर चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? माही ने उदासी भरे चेहरे से कहा। अरे दी तुम फिक्र क्यों कर रही हो, यहाँ पर बहुत खूबसूरत नर्सेस है मेरा ध्यान रखने के लिए, क्रिस ने एक नोटी स्माइल के साथ कहा। उसकी बात सुन माही बस हैरानी से उसे देखती रह गई। ये सिर्फ 10 साल का बच्चा कितना बड़ा फ्लर्ट था, इसे जरा भी शर्म नहीं थी। माही ने गुस्से से उसे घुरा और उसका कान पकड़ते हुए बोली, क्रिस के बच्चे, अभी सिर्फ 3 फुट के हो और ऐसी बातें करते हो, ऐसे तो तुम बिल्कुल उसके जैसे बन जाओगे। देखो मैं बता रही हूँ, अगर तुम बिगड़े बच्चे बने तो मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। अरे क्या कर रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और मैं किसके जैसा बनूंगा? क्रिस ने अपना कान माही से छुड़वाते हुए कहा। वही माही ने जब उसकी बात सुनी तो एक बार फिर विहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने दौड़ गया। हाँ मैं तुम्हें उसके जैसा फ्लर्ट कभी नहीं बनने दूंगी, कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, भगवान करे मुझे उसकी शकल कभी ना देखनी पड़े। माही ने मन ही मन बुड़बड़ाते हुए कहा। पर भगवान कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह वही होगा जो राइटर चाहती है, टीयर्स ऑफ जॉय। अरे क्या सोच रही हो? क्या फिर से उस युवराज के बारे में सोचने लगी? देखो वो तुमसे 10 साल बड़ा है, तुम्हें ऐसे लड़के के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्रिस ने अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, पर अब भी वो बहुत क्यूट लग रहा था। वही माही ने जब उसकी बात सुनी तो मुंह खोले उसे देखने लगी। ये सिर्फ 10 साल का था लेकिन इस छोटे शैतान का दिमाग। उफ,
मैं क्या करूं इसका? माही ने मन ही मन कहा। अपने इस छोटे से दिमाग के घोड़े ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, समझा माही ने क्रिस को डांट लगाते हुए कहा। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ, माही ने क्रिस से कहा और वहां से बाहर की ओर चली गई। माही इस वक्त डॉक्टर की केबिन में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। डॉक्टर, हम ज्यादा से ज्यादा कब तक ऑपरेशन कर सकते हैं? अभी मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, माही में हिचकिचाते हुए कहा। देखते मिस, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें 1 हफ्ते के अंदर उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर की बात सुन माही के चेहरे पर परेशानी के भाव बढ़ चुके थे। अब वो 1 हफ्ते में पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? माही मन ही मन सोच रही थी। माही डॉक्टर की केबिन से बाहर आ चुकी थी। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे आज अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। अगर वो यहाँ होते तो आज शायद वो इस हालत में नहीं होती। पर आज वो बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था जिससे वो मदद ले सकती थी। माही इस बारे में सोच रही थी कि तभी निशा लगभग भागते हुए उसके पास आई और बोली, माही, क्रिस को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? निशा ने एक ही सांस में कई सवाल माही से पूछ चुकी थी, लेकिन माही ने कुछ नहीं कहा। निशा को अपने सामने देख उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो आगे बढ़ी और निशा के गले लग सुबकते हुए बोली, उसका पैर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना वो कभी नहीं चल पाएगा। मैं ऑपरेशन के लिए 10 लाख जितनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? निशा ने जब उसे इस तरह से देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पिछले 3 सालों के माही ने कितना कुछ सहा था, वो ये बात अच्छे से जानती थी। अब जैसे उसकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होने लगी थी, एक बार फिर एक नई मुसीबत उसके सर पर आ गई थी। माही, शांत हो जा, हम साथ में मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे। मेरे पास कुछ 1.2 लाख की सेविंग्स है, निशा ने माही के आंसू पोंछते हुए कहा। वही माही ने जब उसकी बात सुनी तो अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हो, अब मैं और तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। तुमने वो पैसे अपने फ्यूचर के लिए सेव किए हैं, मैं वो तुमसे नहीं ले सकती। वैसे भी 2 लाख से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही पैसों का इंतजाम करना होगा। पर तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? निशा ने सांवलिया नजरों से उसे देखते हुए कहा। निशा, क्या तुम यहाँ क्रिस के पास रुक सकती हो? मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, माही ने निशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अगर तुम नहीं भी कहती तब भी मैं क्रिस को छोड़ के आज कहीं नहीं जाने वाली थी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर मुझे ये बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? निशा ने माही को क्रिस के लिए आश्वस्त करते हुए कहा। अंडस्को, मैं आकर बताती हूँ, माही ने निशा को देखते हुए कहा और जल्दी से वहां चली गई। निशा के सवाल उसके मुंह में ही रह गए। वहीं दूसरी ओर विहान अभी एक बड़े से ज्वेलरी शॉप के सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आसपास कई सारी फीमेल वर्कर्स खड़ी हुई थी जो उसे देखाहे भर रही थी। विहान के सामने अभी काफी सारे डायमंड ब्रेसलेट रखे हुए थे। वो उन्हें अजीब नजरों से घूर रहा था। अचानक ही वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, ये सब बेकार है। क्या आपके पास कोई अच्छा कलेक्शन नहीं है क्या? विहान के इस तरह से गुस्सा करने से शॉप मैनेजर के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। पिछले 2 घंटे से विहान शॉप के सारे ब्रेसलेट देख चुका था जो कि सब लिमिटेड एडिशन के थे, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में थी, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आया था। शॉप मैनेजर विहान के पास बैठे राजीव को लाचारी से देख रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। राजीव उनकी परेशानी अच्छे से समझ सकता था। वो खुद भी पिछले 2 घंटे से विहान के पीछे पागल हो चुका था। क्या तुम इनमें से कोई भी एक नहीं ले सकते? ये बस तुम्हारे कलेक्शन को बढ़ाएगा, राजीव ने परेशान होते हुए कहा। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये बात तुम जानते हो। मैं ऐसा वैसा कोई ब्रेसलेट नहीं ले सकता, विहान ने परेशान होते हुए कहा। वहीं दूसरी तरह माही उसी ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा डायमंड ब्रेसलेट था। वो उसे बड़े प्यार से देख रही थी। मुझे माफ करना पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, माही ने रुंधे गले से उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहा। माही ने अपने कदम आगे बढ़ाते और शॉप के अंदर चली गई। उसने एक नज़र चेयर पर बैठे उस आदमी को देखा और उसकी ओर जाकर धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ बेचना है। वो आदमी जो लगभग 40 साल का था, वो माही को देखते हुए स्माइल के साथ बोला, जी बताइए आपको क्या बेचना है? माही ने जब उसकी बात सुनी तो उसने एक नज़र अपने हाथ में पड़े ब्रेसलेट को देखा और उसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे ये बेचना है, मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? उस आदमी ने माही के हाथ में पकड़े उस ब्रेसलेट को देखा, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि वो किसी छोटे बच्चे का होगा। वो काफी खूबसूरत था, वहां पर बीच में 2 स्टार बने हुए थे और उनके अंदर सर 2 बड़े से डायमंड लगे हुए थे। उस आदमी ने उस ब्रेसलेट को एक नज़र देखा और कुछ चेक करते हुए कहा, क्या आपके पास इसका बिल है? नहीं, वो तो नहीं है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था तो। ओह, जबकि आपके पास बिल नहीं तो मैं इसके 20 लाख ही दे सकता हूँ, उस आदमी ने माही को देखते हुए कहा। माही ने जब उस रकम को सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
क्या ये इतना महंगा था कि बिना बिल के ये आदमी उसे 20 लाख देने को तैयार था? और अगर मैं इसे सिर्फ गिरवी रखूं तो? माही ने अपनी आंखों में चमक लिए कहा। अगर आप गिरवी रखना चाहती है तो मैं 40% के हिसाब से 8 लाख दे सकता हूँ। उस आदमी ने उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहा। पर मुझे 10 लाख चाहिए थे, मैं जल्द ही पैसे वापस कर दूंगी, माही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सॉरी पर मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। गिरवी रखने पर आपको अमाउंट का सिर्फ 40% मिलता है। उस आदमी ने साफ मना करते हुए कहा। देखिए प्लीज, मैं जल्द ही वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे 10 लाख दे दीजिए, मैं 1 महीने में लौटा दूंगी, अगर नहीं तो आप अगले ही दिन उसे बेच देना प्लीज, माही ने अपनी नम आंखों से उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने जब माही का वो लाचार चेहरा देखा तो एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करिए। माही ने जब उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से उस आदमी के दिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन किए और पैसे लेकर वहां से चली गई। उस आदमी ने एक नज़र जाती हुई माही को देखा और फिर स्टाफ से एक लड़की को बुलाकर उसे वो ब्रेसलेट देते हुए कहा, इसे ठीक से रख दो, इसे गिरवी रखा गया है। उस लड़की ने उस आदमी से ब्रेसलेट लिया और उसे रखने के लिए जाने लगी, तभी वो सामने से गुस्से में उस ओर आ रहे विहान से टकरा गई और उसके हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट नीचे गिर गया। विहान, जो पहले से ही गुस्से में बौखलाया हुआ था, वो लगभग उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, तुम देख के नहीं चल सकती क्या? सॉरी सर, वो मैं बस, कहते हुए उस लड़की ने जल्दी से जमीन पर पड़ा वो ब्रेसलेट उठा लिया और अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। पर विहान की नजरें तो कहीं और ही थी, वो उस लड़की के हाथों में पकड़े ब्रेसलेट को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़की के हाथ से वो ब्रेसलेट लगभग छीनते हुए बोला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो लड़की, जो पहले ही डरी हुई थी, उसने जब विहान की बात सुनी तो हड़बड़ाते हुए बोली, ये मेरा नहीं, वो लड़की अभी अभी इसे गिरवी रख के गई है। विहान ने जब उसकी बात सुनी तो हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या, कौन सी लड़की? कहाँ है वो? वो तो चली गई, उस लड़की ने बाहर की ओर देखते हुए कहा। विहान ने वो ब्रेसलेट राजीव के हाथों में रखा और बाहर की ओर भागते हुए बोला, इसे खरीद लो, मुझे यही चाहिए। राजीव बस हैरानी से उसे बाहर की ओर भागते हुए देखता रहा। उसने जल्दी से बॉडीगार्ड्स को बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, पीछा करो उसका। विहान पागलों की तरह सड़क पर भागे जा रहा था। पर माही वहां से जा चुकी थी। वो थोड़ी देर इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगा, पर अब वहां पर काफी लड़कियां थी। विहान कंफ्यूज हो गया था कि तभी कई सारे बॉडीगार्ड वहां आ गए और विहान को चारों तरफ से घेर लिया। सर, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बॉडीगार्ड ने विहान को बताते हुए कहा। डोल, कहाँ हो तुम, प्लीज मिल जाओ, विहान ने आसपास सड़क पर देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो निराश होकर उस ज्वेलरी शॉप पर वापस आ गया। राजीव ने जब विहान को देखा तो गुस्से से उसे घूरने लगा। उसे विहान से ऐसी बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर सबके सामने वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। इसीलिए उसने एक जजार विहान को देखा और फिर उस शॉप के मैनेजर को वो ब्रेसलेट देते हुए कहा, अंडस्को, इसे आप अपने पास है रखिए। वही विहान ने जब उसकी बात सुनी तो उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छीनते हुए बोला, नहीं, मुझे यही चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो, वो ये नहीं बेच सकते, उसने ये गिरवी रखा है, जब वो उसे वापस लेने आएगी तो ये लोग उसे क्या कहेंगे? राजीव ने परेशान होते हुए कहा। वही विहान ने जब उसकी बात सुनी तो वो ब्रेसलेट उस शॉप के मैनेजर को देते हुए कहा, यहाँ पर कैमरे लगे हैं ना, मुझे उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज देखती है जब वो लड़की यहाँ आई थी। वही वो मैनेजर विहान को नाराज नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद विहान, राजीव और वो मैनेजर शॉप के सीसीटीवी रूम में बैठा हुआ था। विहान ध्यान से उस फुटेज को देख रहा था। कुछ देर बाद विहान ने गुस्से से उस मैनेजर को देखते हुए कहा, ये क्या है, इसमें तो उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही। वो मैनेजर अब घबरा गया था। उसने जैसे तैसे अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, अंडस्को, सॉरी सर, लेकिन उस तरफ का कैमरा कुछ दिनों से खराब है तो चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विहान को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, फिर उस ब्रेसलेट को अच्छे से रखना और जब वो उसे वापस लेने आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, या तुम राजीव को बता सकते हो। और अगर वो ना आए तो तुम इसे सिर्फ मुझे बेचोगे और किसी को भी नहीं, समझ आई? जी जी सर, उस मैनेजर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ माही ने हॉस्पिटल में पैसे जमा करा दिए थे। वो बहुत खुश थी कि अब क्रिस का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। हॉस्पिटल में पैसे जमा करने के बाद माही इस वक्त क्रिस के वार्ड में आई। कल उसका ऑपरेशन था। माही ने देखा कि क्रिस सो रहा है और निशा उसके पास बैठी हुई झपकियां ले रही है। ये देखकर माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद भी निशा यहाँ उसके भाई के पास बैठी हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसकी लाइफ में उसकी ये दोस्त नहीं होती तो उसकी लाइफ क्या होती। माही ने निशा के कंधे पर हाथ रख उसे जगाते हुए कहा, निशु, उठ जाओ।
माही के छूने से निशा की नींद खुद गई। उसने अपने सामने जब माही को देखा तो जल्दी से खड़े होते हुए बोली, तू आ गई। क्या पैसों का इंतजाम हुआ? देख, मैं अभी भी कहती हूँ तुम मेरे पास से पैसे ले लो, हम कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, पैसों का इंतजाम हो गया और मैंने जमा भी कर दिए हैं। माही ने उसे शांत कराते हुए कहा। वही जब निशा ने उसकी बात सुनी तो हैरानी से कहा, इंतजाम हो गया? कैसे? तुमने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? निशा ने माही को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहा, कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? बताओ मुझे। पागल हो क्या? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। माही ने निशा को आराम से नीचे बैठाते हुए कहा। तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? निशा ने पूछा। माही ने ये सुनते ही अपनी नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोली, मैंने अपना ब्रेसलेट गिरवी रख दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? वो ब्रेसलेट तो तुम है। मेरे लिए क्रिस से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसे दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं। और मैंने सिर्फ गिरवी रखा है, मैं जैसे तैसे 1 महीने में पैसों का इंतजाम कर ये उसे छुड़ा लूंगी। माही ने भरे गले से कहा। उसकी बात सुन निशा ने उसे गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी। माही के आंखों में भी अब तक आंसू आ गए थे। थोड़ी देर बाद माही उससे अलग हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा सुनो, मेरी जॉब लग गई है, मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। क्या सच में? निशा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। माही ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। क्या हुआ? तू किस बारे में सोच रही है? निशा ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए पूछा। अरे, वो कल मेरी जॉब का पहला दिन है तो मैं पहले ही दिन छुट्टी का तो नहीं बोल सकती। कल क्रिस का ऑपरेशन है तो क्या तुम उसके साथ रहोगी? मैं कल शाम को जल्दी आ जाऊंगी। माही ने रिक्वेस्ट भरी टोन में निशा से कहा। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैं हूं ना। निशा द ग्रेट सब संभाल लेगी, तू बस अपनी जॉब के फर्स्ट डे को एंजॉय करना। यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। निशा ने खुद के कंधे थपथपाते हुए कहा। वही उसकी बात सुन माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही दूसरी ओर विहान अभी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसके दिमाग में बार बार वो ब्रेसलेट है आ रहा था। काफी वक्त तक वहां खड़े रहने के बाद वो बेड पर आ चुका था पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ओफो डोल, तुमने तो मेरी नींदें ही उड़ा दी, ऐसे तो मुझे डार्क सर्कल आ जाएंगे। और मेरे हैंडसम फेस का क्या होगा फिर? वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला। उसने जल्दी से पास के ड्रोवर से अंडर आई मास्क निकाला और अपनी आंखों पर कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद वो नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह माही आज पूरी तरीके से तैयार थी। उसने एक लाइट पिंक कलर की शर्ट और व्हाइट स्कर्ट पहना हुआ था। बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था। चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर न्यूड लिपस्टिक, बस इतने में ही माही बहुत खूबसूरत लग रही थी। माही ने अपना पर्स लिया और फ्लैट से बाहर की ओर जाने लगी। कंपनी जाने से पहले वो हॉस्पिटल गई और क्रिस से मिलने के बाद निशा को देखते हुए बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया आज यहाँ रुकने के लिए, आज रात में तुम्हें जरूर ट्रीट दूंगी, वो भी तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट में। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं, पर अगर मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में दे रही हो तो मैं मना नहीं कर सकती, निशा ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। अब मैं चलती हूँ, ऑपरेशन होने के बाद मुझे तुरंत फोन करके बता देना। माही ने क्रिस के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे दीदी, परेशान मत हो, मैं तो बहुत ब्रेव हूँ। क्रिस ने अपने हाथ हवा में उठाकर माही को दिखाकर कहा। हाँ हाँ मुझे पता है, माही ने क्रिस के बाल बिगाड़ते हुए कहा। थोड़ी देर ऐसे ही वो तीनों बातें करते रहे, फिर माही टैक्सी से शूटिंग स्टार के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद माही शूटिंग स्टार के एंट्रेंस गेट पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, शुरू हो जा माही, आज से तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। खूब मेहनत से काम करना और अपने बॉस को कभी नाराज नहीं करना, जॉब के 2 उसूल जो निशा ने बताए थे। माही आगे बढ़ी और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोली, एक्सक्यूज मी, आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है, मुझे कहाँ रिपोर्ट करना है? रिसेप्शन में एक नज़र माही को देखा तो उसे थोड़ी सी जलन महसूस हुई, क्योंकि सिंपल कपड़ों में भी माही बहुत खूबसूरत लग रही थी। जी आपका नाम क्या है? उस लड़की ने माही से सवाल करते हुए कहा। ओह हाँ, मेरा नाम माही रावत है। माही ने स्माइल करते हुए कहा। मैं देख के बताती हूँ, उस लड़की ने कहा और अपने कंप्यूटर पर कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद उस लड़की के चेहरे पर थोड़े और जलन के भाव दिखाई देने लगे। उसने अपनी तीखी नजरों से माही को देखा और उसे स्कैन करने लगी। उसके इस तरह से देखने से माही थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपना गला साफ किया और एक बार और उस लड़की से पूछा, मुझे कहाँ रिपोर्ट करना है? 15th फ्लोर पर राजीव सर के ऑफिस में जाकर उनसे मिलो, वो तुम्हें बता देंगे, उस लड़की ने थोड़ी बेरुखी से कहा। उस लड़की का बर्ताव माही को थोड़ा अजीब तो लगा, फिर भी उसने पोलाइट होकर उसे थैंक यू कहा और वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। ये कितनी लकी है, काश में भी होती। उस लड़की ने जाती हुई माही को देखकर कहा और एक गहरी सांस लेकर वापस से अपना काम करने लगी।
वही माही इस वक्त राजीव के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और राजीव के ऑफिस में जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन वो डोर खोलती उसके पहले ही उसकी नज़र वहां से गुजरते युवराज पर पड़ी। युवराज को देखते ही एक बार फिर माही सब भूलकर उसे देखने लगी। उसके कदम अपने आप ही उसके पीछे चल दिए। युवराज के पीछे जाते हुए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो प्राइवेट ऑफिस के पास आ गई थी। वही युवराज अपने प्राइवेट रूम में चला गया था। माही भी जैसे पागल सी उसके पीछे जाने लगी, तभी बाहर ही दो गार्ड्स ने उसे रोक दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, ए लड़की, तुम कौन हो और ऐसे कहाँ जा रही हो? अरे, मुझे बस एक बार उनसे मिलना है और मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। बस एक बार मिलने दो। माही ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाते हुए कहा। माही इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उन दोनों गार्ड ने जब उसकी बात सुनी तो बोले, देखो, ऐसे कोई भी नहीं मिल सकता। अगर तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो फिर भी नहीं। अब जाओ यहाँ से, यहाँ शोर मत करो। अरे तुम तो बदतमीजी कर रहे हो। मैं कोई शोर नहीं कर रही, मुझे तो बस एक ऑटोग्राफ चाहिए। बस 2 मिनट का ज़्यादा वक्त भी नहीं लूंगी, प्रॉमिस। माही में अपनी 3 उंगली ऊपर करके उसे हिलाते हुए कहा। वही उन गार्ड ने जब माही को जिद करते देखा तो थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, अरे बोला ना नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। ऐसे यहाँ रूम के बाहर तुम तमाशा नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से, वरना हमें मजबूरन तुम्हें पकड़कर यहाँ से भगाना पड़ेगा। ए बड़ी मूंछों वाले, मुझे डरा रहे हो? तुम जानते नहीं हो मुझे कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। हाथ लगाकर दिखाओ जरा। माही ने भी गुस्से से उन गार्ड्स को घूरते हुए कहा। वही उन गार्ड्स ने जब माही की बात सुनी तो हंसने लगे। उन दोनों में से एक आगे आया और माही को पकड़कर बाहर की ओर धक्का देने लगा। माही ने हिल पहनी हुई थी जो इस धक्के की वजह से मुड़ गई और वो पीछे की ओर गिरने लगी। पर वो गिरती उसके पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। माही ने जब महसूस किया कि वो नहीं गिरी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिसके साथ ही उसकी नजरें विहान की नजरों से टकराए। विहान को देखते ही एक बार फिर माही उसके हैंडसम चेहरे में खो गई। उसकी ग्रे आंखें करीब से काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके कानों में विहान की आवाज आई, किस गल, क्या तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। वही माही ने जब विहान की बात सुनी तो जैसे अपने होश में आई, वो जल्दी से खड़ी हुई और खुद को ठीक करते हुए बोली, सॉरी, वो मैं तो हाँ समझ गया, एक बार फिर तुम अंधे घोड़े की तरह भागते हुए गिर गई, यही कहना चाहती हो ना? विहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वही माही ने जब उसकी बात सुनी तो अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। क्या इस आदमी ने अभी अभी उसे अंधा घोड़ा बोला? ये कितना बदतमीज है। माही ने मन ही मन कहा और विहान को घूरने लगी। मैं अंधे घोड़े की तरह नहीं भाग रही, इन लोगों ने मुझे धक्का दे दिया। माही ने अपना मुंह फुलाकर उन दो बॉडीगार्ड को देखा और बोली जैसे वो विहान से उनकी शिकायत कर रही हो। वही विहान ने जब माही से ये सुना तो पता नहीं क्यों पर उसे गुस्सा आया। उसने घूरकर उन बॉडीगार्ड को देखा तो वो जल्दी से आगे आए और बोले, अरे सर, ये लड़की पागल है। ये युवराज सर के प्राइवेट रूम में जबरदस्ती घुस रही थी और बोल रही थी यहाँ की एम्प्लॉय है, जबकि इसके पास तो आईडी कार्ड भी नहीं। हम तो बस इसे भगा रहे थे। वही विहान ने जब उस बॉडीगार्ड की बात सुनी तो बोला, जो भी हो, पर आइंदा से इस तरह से बिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विहान ने उन दोनों बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा। वही माही ने जब ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि विहान उसकी साइड ले रहा था। माही सोच रही थी कि तभी विहान ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। वो अपने प्राइवेट रूम में आया और माही का हाथ छोड़ उसे घूरते हुए बोला, तुम युवराज के प्राइवेट रूम में क्या कर रही थी? वही माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि विहान उस पर ऐसे चिल्ला रहा है। आखिर उसका क्या हक बनता था कि वो उस पर गुस्सा करे? वो तो बस युवराज से ऑटोग्राफ चाहती थी। विहान से तो उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? माही ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी विहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम्हारा बॉस? विहान ने कहा, जिसे सुन माही हैरानी से उसे देखने लगी जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं था। गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स।